हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1, जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग थंबनेल देकर आए हैं और आप लोग को पता भी है कि हम लोग मैथ का जो सीरीज है स्टार्ट कर दिए हैं, और जितने भी टॉपिक इसमें पढ़ना है सभी को हम लोग बारीकी से एक करके पढ़ेंगे। और ये भी पता होगा आप लोग, ये जितने भी जूनियर एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चाहे आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या सिमुतल्ला की स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेतर हार्ट स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है उससे रिलेटेड इसमें सारे टॉपिक दिए गए। तो सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। आज हमारा डे 1 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम के थ्योरी पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आपको लिखा हुआ है, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्लेस वैल्यू। इतना चीज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी को बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर जो है सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए। नेचुरल नंबर को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो गिनती के संख्या, काउंटिंग के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें भी देखिए आपका बुक में भी डिफिनेशन दिया हुआ है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग लेके चलेंगे, जो दिया हुआ है उसी को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन याद किया जाए या इसको हमको पता लगाना है कि कौन सा संख्या नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, तो यानी गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, इस तरह से अनंत चल जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपने तो गिनती की संख्या को बोला था, लेकिन जीरो तो आपने ऐड ही नहीं किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जीरो जो है वह प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो इसको अगर हम चाहें तो नोट में हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जीरो, ठीक है, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। शून्य, शून्य क्या है? प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं, ऐसा हम लोग को याद रखना है। सवाल आपसे बना सकता है, कहीं से भी सवाल बना सकता है, तो हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर में यानी प्राकृत संख्या में इतना ही दिया हुआ था। ठीक, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ये बातें को आपको याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं होल नंबर। सेकेंड पॉइंट है क्या? होल नंबर। अब आप लोग बताइए होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग को पता होगा तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। ठीक है, बताने के लिए ही हम आए हैं। तो होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर को हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या बोले। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर देने पे, शून्य को शामिल कर देने पे क्या बनता है हमारा? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बनता है। जैसा कि इसमें भी डिफिनेशन दिया हुआ है कि यदि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो शामिल हो जाए तो वह पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। तो हम लोग इसी से लेके चलते हैं क्योंकि यही बुक को हम लोग वेटेज दे रहे हैं, तो इसी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के
समूह में शून्य को, या जीरो भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, शून्य को शामिल कर देने पर, क्या दिया है, कर देने पर वह पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। वह पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है, का समूह हो जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल सिंपल हो सकता है, जीरो के सिर्फ शामिल कर दीजिए आप किसमें, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने बोल रहा है, यानी कि शून्य संख्या को शामिल करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो शून्य को हम शामिल कर दिए, बाकी सेम लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो को हम अगर शामिल कर दिए, शून्य को अगर हम शामिल कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, इंटीजर, इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक जो है प्लस वाले जो संख्या होते हैं, माइनस वाले जो संख्या होते हैं, और जो जीरो होते हैं वह पूर्णांक होते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या भी, पूर्ण संख्या भी होते हैं, इसके अलावा एक निगेटिव संख्या होती है वो शामिल हो जाता है, तो हमारा पूर्णांक बन जाता है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शून्य अथवा या तथा ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक क्या होता है ये भी हम अभी बताते हैं आपको। ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये हमें नहीं आता है, बस इस किताब को वेटेज दे रहे हैं, तो इस किताब के लैंग्वेज को लेकर हम चल रहे हैं। चाहेंगे तो हम भी अपने तरीके से लिखवा सकते हैं। ठीक है, सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यानी प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब कहिएगा एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सर, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले आप लोग ऋणात्मक संख्या के बारे में थोड़ा सा समझिए। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव, जो माइनस में होता है। ठीक है, अब माइनस में क्या होता है, तो जैसे -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, तो ये सब हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव, निगेटिव को ही हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। यानी ये निगेटिव नंबर्स है, इसी को हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव को इस तरह से कहीं कहीं आपको डिनोट किया हुआ मिलेगा, -VE। ठीक है, इसी को निगेटिव का सिंबल बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या ये हो गया, शून्य यानी शून्य देखिए शामिल है इसी में, ऋणात्मक यानी ये ऋणात्मक, तीनों जब मिल जाए, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो हम तीनों को लिखेंगे। जैसे माइनस में अगर स्टार्ट किया जाए तो -5 लिख देते हैं, -4 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, -1 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस हम 5 से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि माइनस में संख्या जितना बड़ा रहेगा वो संख्या उतना ही छोटा कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कर्ज में है, आप किसी से 5 रुपये कर्ज लिए हैं, कोई 1 रुपया कर्ज लिया है, तो इससे ये जो है 1 रुपया वाला जो है वो बड़ा है 5 रुपये के मुकाबले, क्योंकि ये 1 ही रुपया कर्ज लिया है। अगर इसके पास 5 रुपया होगा तो चुका देगा 1 रुपया, 4 रुपया इसके पास बचेगा।
ये 5 रुपया कर्ज लिया है, अगर इसके पास 5 रुपया आएगा तो ये चुकाएगा तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए माइनस में जो है जितना बड़ा संख्या लिखा हुआ रहेगा समझ जाइए उतना ही छोटा है। ठीक है, जैसे आपसे सवाल भी बना सकता है कि माइनस, अब बोल देगा कि -5 बड़ा है या -4, बताइए कौन बड़ा है। तो -4 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि 4 रुपया ही कर्ज लिया है, ये 5 रुपया कर्ज में, तो बड़ा यही ना होगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला तो शामिल कर दिए, ऋणात्मक शामिल कर दिए, शून्य को शामिल करना है, शून्य को शामिल कर दीजिए। फिर प्राकृत संख्या, तो हम लोग को पता है प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर्स हो गया, यानी पूर्णांक हो गया। यानी कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या तीनों मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रोक कर वीडियो उतार सकते हो। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। हमने इन तीनों के बारे में समझा। अब समझते हैं हम लोग रेशनल नंबर को। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारा रेशनल, रेशनल नंबर बोला जाए इसको हिंदी में तो परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए रेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर को तो हम लोग सिंपल बोलते हैं, ऐसे समझते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि वैसा पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह रेशनल नंबर होता है। यानी कि जिसको हम लोग p बटा क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकें, लेकिन एक शर्त होता है उसमें कि q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या दिया है, इसमें दिया है कि वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं से बने भिन्न p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। वही बात है, थोड़ा सा लंबा किया है। ठीक है, यहाँ पे किया है वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं, यही डिफिनेशन लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक, वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं, दो पूर्णांक संख्याओं से बने भिन्न, से बने भिन्न, हाँ देखिए भिन्न भी तो आप लोग को बताना है, भिन्न इसमें नहीं है क्या, बता देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, भिन्न p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसका एक शर्त है, वो क्या शर्त है? इसमें दिया हुआ है, घबराने की बात नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि जहां q इक्वल नोट जीरो, यानी कि q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नया वर्ड आप लोग को आया है भिन्न। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भिन्न क्या है, थोड़ा सा भिन्न के बारे में चर्चा कर दें, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है भिन्न। तो भिन्न के बारे में थोड़ा सा समझिए, भिन्न किसको बोलते हैं? तो भिन्न को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न जो होता है p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और q के जगह पे जीरो और एक नहीं होगा तो वह भिन्न कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं 1/0, तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है नहीं होगा, क्योंकि q के जगह पे जीरो है ना। q p को हम लोग
ऐसे हिंदी में बोला जाए तो इसको अंश बोलते हैं, पी को। अंश बराबर पी हो गया, और हर बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। यानी हर के जगह पे 0 और 1 नहीं होगा, वह भिन्न कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि हम लिखेंगे, मान लीजिए 1/2 लिखे, भिन्न कहलाएगा। 1/1 लिख देंगे तो भिन्न नहीं कहलाएगा। 5/1 भी लिख देंगे तो भिन्न नहीं कहलाएगा। फिर ये पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि भाग लगाएंगे तो ये 5 बचेगा, यहाँ भी भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ भाग नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, पॉइंट में आएगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि p/q के फॉर्म में रहे और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए, वह भिन्न कहलाएगा, यानी कि फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि q के जगह पे अगर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं 1/2, माइनस में 1/2, 0/2 हो सकता है, क्योंकि p के जगह पे 0 है, q के जगह पे 0 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। और p/q का मतलब आपको भी हम समझा दिए, अंश बटा हर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है, कुछ में भी लिख सकते हैं आप लोग, 5/7 लिख सकते हैं, कुछ भी डॉट 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 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हर के जगह पे, यानी q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब हर, यानी हर के जगह पे इक्वल नोट 0। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा, और परिमेय संख्या के साथ साथ आपको हमने भिन्न के बारे में भी बता दिया, फ्रैक्शन के बारे में भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन के बाद हम लोग को क्या, ये रेशनल नंबर के बाद हम लोग को जानना है इर्रेशनल नंबर। तो थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। इसको आप लोग देख लिए, इसको थोड़ा सा मिटाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए चलिए इसको हटा दिए हम। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा हिंदी में इसको तो अपरिमेय संख्या। हिंदी में से क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्याएं या संख्या, जो भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इरेशनल नंबर भी इसी के जैसा है, बस p/q के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है कि वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं से बने भिन्न p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है, सेम है, और सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं या संख्या जिसे, क्या बोल रहा है, दो पूर्णांक, जिसे दो पूर्णांक संख्याओं से बने भिन्न, p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। वहां किया जा सके है, यहाँ पे ना किया जा सके, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए p/q के फॉर्म में क्या क्या नहीं लिखा जा सकता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए √2, √3, √5, ये सब को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और कोई एग्जांपल है, 1/√3 दिया हुआ है, तो ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 1/√3 है, तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। वर्गमूल मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, फॉर्म में रूट के अंडर में 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। अगर वही √4 रहता
√4 रहता, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता 2, तो ये हो जाता आपका परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे √2 है, इसको हम लोग √2/1 नहीं लिख सकते, इसीलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का इस तरह का एक फॉर्म रहेगा। आगे चल के और भी डिटेल से पढ़ना हम समझेंगे आराम से। नोट में इसमें एक चीज याद रखिएगा, नोट में आपको क्या याद रखना है कि जो पाई है ना, पाई, पाई अपरिमेय संख्या, पाई लिखा हुआ देखिएगा, देखिएगा कहीं भी पाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाई। तो पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो फॉर्म होता है 22/7, कहीं कहीं पाई का मान 22/7 लिखा रहेगा, तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, वह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी समझ लिया। अब आती है बारी इवेन नंबर। तो जगह है, थोड़ा सा देख लेते हैं इवेन नंबर, अगर आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कोई तो नोट वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए 6 नंबर इवेन नंबर की बात करते हैं। इवेन नंबर को हिंदी में हम लोग सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या या संख्याएं जो भी बोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए सम संख्या का क्या बात है, क्या है, तो वैसी बाकी संख्याएं जिसे 2 से पूरी पूरी तरह से भाग दिया जा सके, विभाज्य किया जा सके। इसमें भी देखिए वही डिफिनेशन है, वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता, तो वही डिफिनेशन लिख देते हैं, वैसी वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा, मतलब शेषफल कुछ भी ना बचे, भाग लग जाता हो, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। अब देखिए वैसी बाकी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, सम संख्या कहलाता है। यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसमें 2 से पूरी पूरी तरीके से भाग लग जाए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो पूरा पूरी कट जाएगा। 4 में 2 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। 6 में 2 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। 8 में 2 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। 10 में 2 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वैसा प्राकृत संख्या जिसमें आप अगर भाग लगा रहे हैं वह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, वह हमारा सम संख्या कहलाएगा, इवेन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने इवेन नंबर का भी बात कर लिया। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर का। आइए अब बात करते हैं हम लोग ऑड नंबर का। ठीक है, समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑड नंबर। इसको अगर हिंदी में बोला जाए विषम संख्याएं, विषम संख्या। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको बताया, क्या बताया, सम संख्या में बताया था, यानी कि इवेन नंबर बताया था कि वैसा, जैसे इसमें डेफिनेशन जो था उसी को लेके चले। ठीक है, यानी कि वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत लिखा हुआ है ना, वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ना लगे,
विषम संख्याएं कहलाएंगी, यानी विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन था, वैसे प्राकृत संख्या जिसमें दो से पूरा पूरी भाग लग जाता है वो सम संख्याएं कहलाती है। उसी तरह लिखें, दो से पूरा पूरी भाग ना लगे विषम संख्या कहलाती है, लिख देते हैं कहलाती है। अब देखिए, दो से भाग नहीं लगने वाले विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक हो जाएगा, एक में आपका दो से भाग नहीं लगता है। फिर आपका तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में दो से भी भाग लगा रहे हैं तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ठीक है, इसमें भी वही सेम दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं, ये विषम संख्याएं हो गई, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ऑड नंबर भी बता दिया आपको। अब आइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है तो उसको समझते हैं। आइए 8 नंबर में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताइए, आप लोग पढ़े होंगे प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसी का एक होता है आपका को प्राइम नंबर, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर में तो यही होता है, या गलत दे दिया है, नहीं सही है, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, को प्राइम नंबर, हाँ ठीक, एक असहभाज्य हो जाता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग यौगिक संख्या या भाज्य संख्या बोलते हैं, जो कि है इसमें। चलिए ठीक है, पढ़ेंगे अभी। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, रूढ़ या अभाज्य संख्या, बताइए अगर आपको ध्यान में है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे और किसी से भी विभाजित नहीं होता, उसी को हम लोग प्राइम नंबर या रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें भी सेम डेफिनेशन है कि वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे। वही डेफिनेशन बता देते हैं हम आपको भी कि वैसी संख्याएं जिसमें एक हुआ, वैसी संख्याएं जिसमें एक हुआ स्वयं के, वही ना दिया है, वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे, क्या कहलाएगा, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो वह संख्या ले लीजिए ना जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें तो एक होगा क्या, एक नहीं होगा, क्योंकि एक और स्वयं भी बोल रहा है ना, तो एक यहाँ पे नहीं होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो हो जाएगा। ये देखिए, एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। फिर आपका क्या होगा, 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 9 होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही दिया हुआ है, 2 3 5 7 9, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं हैं जो देखिए, दो जो है एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। तीन भी हमारा क्या एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। पाँच भी हमारा एक से कट रहा है, पाँच से कट रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है।
7 भी हमारा 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 9 भी हमारा है 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो कहने का मतलब ये जो है, ये सारी संख्याएं जो है क्या हुई, ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर यानी रूट या अभाज्य संख्या, ठीक है, जो 1 और 100 से कट रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर आपका। अब आइए 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए आपका को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर से पहले कंपोजिट नंबर आपको बता देते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो है आपका इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो कंपोजिट नंबर पहले आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को प्राइम भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको देखिए दो नाम है इसका। इसमें देखिए दिया हुआ है यौगिक संख्या, ठीक है। इसके अलावे भी हम लोग इसको जानते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य या यौगिक पहले लिख लेते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसी तरह हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा कि वैसी संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा क्या हो, भाग लगे, भाग लग जाए, ये ना दिया बड़ी डेफिनेशन। हाँ, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनकी एक एवं स्वयं उस संख्या के अलावा भी विभाजक हो यौगिक संख्याएं कहलाते हैं। इसी तरह है डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। भाग लग जाए, या इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो इसी का भी लिख सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह लिख सकते हैं, इसी का डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, जैसे दिया हुआ है। हम लोग ये भी जान सकते हैं, एक से बड़ी, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिसकी एक एवं स्वयं उस संख्या के अलावा, जिनकी एक एवं स्वयं उस संख्या के अलावा भी विभाजक हो, विभाजक हो यौगिक संख्याएं कहलाती है। यौगिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे में क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल रहा है, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनके एक एवं स्वयं उस संख्या के अलावा भी विभाजक हो, यानी उस संख्या के अलावा भी किसी अन्य संख्या से वो भाग लग रहा, तो क्या कहलाएगा? यौगिक संख्याएं कहलाएगा, या फिर यौगिक या भाज्य संख्याएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, एक से ऊपर लिया है, तो एक से ऊपर लिया है तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से चूज करिए आप, सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? एक तो होगा नहीं, सबसे पहले चल गया। 2 होगा नहीं, ये भी चल गया। 3 होगा नहीं, ये भी चल गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो ही नहीं रहा है, तो ये सब नहीं होगा। 4 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है एक से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और अन्य संख्या यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है। यहाँ पे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारी संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें और कोई नोट वगैरह है तो नहीं है।
चलिए, तो जैसे देखिए ये सारे संख्याएं जैसे 6 है, एक और 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 14 है, 1 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, खुद 14 से हो रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यौगिक संख्याएं हो जाएंगे, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो हमने कंपोजिट नंबर में भी देख लिया। अब रह गया को प्राइम नंबर और प्लेस वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर और प्लेस वैल्यू की। दो रह गया है, इसको कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर 10 हो गया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पढ़ लिए हम। 10वां टॉपिक है, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको हम लोग हिंदी में असह अभाज्य या सह अभाज्य भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है। असहभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए वैसा संख्या है जो जिसका अगर मासा निकाले ना, दो संख्याएं होती है और मासा निकालने पर, महत्तम समापवर्तक निकालने पे उसका मान अगर आपका एक आता है तो वो आपका ये को प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी असहभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखिए इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि उन दो प्राकृत संख्याओं को असहभाज्य कहा जाता है जिसका महत्तम समापवर्तक एक के बराबर होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब जिसका महत्तम समापवर्तक जो है एक के बराबर होगा वह क्या कहलाएगा, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें और देखते हैं थोड़ा सा हल्का सा महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो यही वाला डेफिनेशन बता देते हैं कि उन दो प्राकृत संख्याओं को, इसी का सही रहेगा, उन दो प्राकृत संख्याओं को असहभाज्य कहा जाता है। असहभाज्य, असहभाज्य है ना, अभाज्य लिखते हैं, असहभाज्य साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है। असहभाज्य कहा जाता है जिसका महत्तम समापवर्तक, जिसका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्या है, एक हो। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, एक के बराबर होता हो, यही लिख देते हैं, एक के बराबर होता। देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यानपूर्वक, दो प्राकृत संख्या लेने बोल रहा है, दो प्राकृत संख्या लिखा हुआ मिलेगा और उसका जो है महत्तम अगर निकालते हैं, मासा निकालते हैं तो एक आएगा, तो आपका वो क्या कहलाएगा, असहभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। 5 7 और 8 15, 5 और 7 दिया हुआ है और 8 15 दिया हुआ है। अब देखिए 5 और 7 का आप मासा निकालिए, एक बार में लगाएंगे, बच्चा से आप लोग सीखते आ रहे हैं मासा, एक बार में लगा, 5 इकाई 5, यहाँ से बचा 2, ये संख्या उतरता है 5, यहाँ से फिर ये 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से फिर ये संख्या उतारेंगे, एक को 2 बार में लगाएंगे, 1 दूना 2, तो यहाँ पे मासा क्या आ गया, जो लास्ट में काट दे, तो लास्ट में यही ना काट दिया, तो मासा बराबर 1 आ गया, यानी 5 और 7 का मासा क्या आया, 1 आया, महत्तम समापवर्तक क्या आया, 1 आया, इसीलिए यह असहभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ऐसे जितने भी दो प्राकृत संख्याएं जिसका मासा निकालने पर 1 आ रहा है, आप उसको बोल सकते हैं कि यह असहभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहभाज्य के बाद आपका एक बच गया प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हमारा आज का सेशन जो है खत्म हो जाएगा, आज का जो टॉपिक है जितना हमने बोला था वो समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं लगा, 40 से 50 मिनट के अंदर आपका क्लियर हो गया है, 50 मिनट के अंदर ही। प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? स्थानीय मान या आकस्मिक मान। स्थानीय मान या आकस्मिक मान। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तीसरी से लेके चलते हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलती है। देखिए, समझाने लायक ये है, ठीक है, समझने लायक है। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान उसकी स्थिति बोल रहा है। स्थानीय मान उसकी स्थिति यानी पोजीशन के अनुसार बदलती है। उसकी स्थिति लिख सकते हैं, पोजीशन के अनुसार बदलती है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लिया गया है 3, 5, 4, 2, 1। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं, ठीक है, तब समझ में। एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 5, 1। अब आपसे इससे पूछा जाए इस सवाल में कि बताइए इसमें एक का स्थानीय मान क्या होगा? एक का स्थानीय मान क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल जहां जो संख्या है ना उसको लिखिए। जैसे एक है, एक के बाद कितनी संख्या है? एक भी संख्या नहीं है, तो स्थानीय मान एक केवल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए था इसमें कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 को इस तरह से लिखेंगे, 5 गुने 5 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 10 से गुना कर दीजिए, तो स्थानीय मान हमारा 50 आ गया। अगर पूछा जाता 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 गुने 4 के बाद कितनी संख्या है? 5 और 1 है, तो यानी दो संख्याएं हैं, तो 100 से गुना, 2 जीरो से गुना, यानी 400 आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 3 गुने हम लोग 3 के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, यानी एक पर 3 जीरो बैठाइए और गुना करिए, तो 3000 आपका हो जाएगा। वही इस संख्या को हम उलट पुलट के लिख देते हैं, ठीक है, उलट पुलट के, जैसे 1, 5, 4, 3। अब आपसे वही सवाल किया जाए कि एक का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे स्थिति बदल गया है, एक कहाँ चला गया? शुरू में आ गया, यहाँ कहाँ था? लास्ट में था। तो यहाँ पे एक का स्थानीय मान अब क्या हो जाएगा? एक गुने एक के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, यानी एक पर 3 जीरो देकर गुना कर दीजिए, यानी एक का स्थानीय मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसकी स्थिति यानी पोजीशन के हिसाब से बदलेगा। उसका पोजीशन कहाँ पे है उसके हिसाब से आपका बदलेगा। और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिए। जहाँ संख्या लिखा हुआ है, जिस संख्या का पूछ रहा है उसको लिखिए, और उसके बाद वाले जो है जितने भी अंक है उतना जीरो से आप उसको गुना कर दीजिए, ये आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी स्थानीय मान में जोड़ने घटाने का दे देता है, ठीक है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक, तो इसको आज भर हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। 5 का स्थानीय मान अगर पूछता तो 5 गुने 100 हो जाता, तो यानी 500। 4 का पूछता तो 4 गुने 10 हो जाता, यानी 40। 3 का पूछता तो 3 गुने कुछ नहीं होता, तो 3 का 3। ठीक है, तो जितना टॉपिक हमने समझाने का बोला लगभग हमने कवर किया। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग दिया हुआ है कि किसी अंक के स्थानीय मान ज्ञात करने के उस अंक को लिखकर उसके दाएं संख्या में जितने अंक होंगे उतने ही शून्य उस पर बैठा देना। सही बात है, तो यानी ये संख्या जैसे हम 1 लिखे तो 1 के दाएं तरफ कितना है? 3 अंक है, तो 3 शून्य बैठा दीजिए डायरेक्ट, तो भी आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ने घटाने को से लेकर रिलेटेड रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें अपनी। ठीक है, उससे हम लोग को हौसला मिलता है, हम लोग को अपने आप में सुधार करने का अवसर मिलता है कि हमें कहाँ पे कमी रह गया है कुछ, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ हो गई है वहाँ पे आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी आपसे रिलेटेड कोई दोस्त है आपका जो ये सब पढ़ना चाहते हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सारा लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी वीडियो है, जो भी मटेरियल आपको चाहिए टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। और ये जो बुक हम लेकर चल रहे हैं बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ये पूरा बुक ख़त्म जब तक ना हो जाए, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।